नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। मुंबई तक में आज तक में आपका स्वागत है। दंगल में आज की खबर छांगुर के कितने मददगार को लेकर है, क्योंकि छांगुर में बाबा को लेकर खबर अभी भी चल रही है। अलग अलग बातें छांगुर के इस मामले को लेकर सामने आ रही है। इस इन्वेस्टिगेशन में कई सारी चीजें अब तक सामने आ चुकी है। खबर यह आ रही है कि इस केस को लेकर उत्तर प्रदेश एटीएस ने पिछले दिनों छांगुर गैंग के सरगना को गिरफ्तार किया था। उस मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए खुलासे हो रहे हैं और अब सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि छांगुर गैंग में विदेशी फंडिंग से जुड़े 32 बैंक खातों में 8 ऐसे बैंक खातों का पता चल रहा है जो नवीन उर्फ जमालुद्दीन के नाम खुले हुए थे। नवीन और नीतू के खातों से करीब करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग का लेन देन का भी खुलासा हो चुका है। छांगुर गैंग के 18 खातों में से 3 महीने के अंदर 68 करोड़ रुपए का लेन देन भी पता चला है। मतलब जांच का दायरा अब भारत से नेपाल तक और खाड़ी के देशों से लेकर पाकिस्तान तक फैल चुका है। वो जांच चल रही है, लेकिन उधर बलरामपुर से खबर यह आ रही है कि छांगुर की अवैध जमीन पर बनाई गई इमारत को ढहाने में जो खर्च लगा है वो करीब 8.5 लाख रुपए का है। यानी 9 वहां पर 7 से 9 वहां पर अलग अलग यंत्र लगाए गए थे और बुलडोजर के जरिए ये 40 कमरे का मकान तोड़ा गया था और 8 लाख रुपए उसमें खर्च हुए। और ये दरअसल सरकार कह रही है कि हम ये सारे पैसे छांगुर गैंग से ही वसूलेंगे। लेकिन छांगुर गैंग के खिलाफ एटीएस की तमाम जांच और कार्रवाइयों के बीच पीड़ित लड़कियों ने यूपी पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए। छांगुर गैंग की पीड़ित लड़कियों को 3 जुलाई के दिन वापसी कराने वाले विश्व हिंदू रक्षा परिषद के गोपाल राय का आरोप है कि घर वापसी करने वाले 11 लोगों में से 6 लोगों को छांगुर गैंग के गुर्गे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और उन पीड़ितों को अभी तक पुलिस सुरक्षा नहीं मिली। छांगुर गैंग के चंगुल में आकर सऊदी से लेकर बेंगलुरु तक रह चुकी एक पीड़िता ने कुछ पुलिस अफसरों पर भी छांगुर गैंग से मिलकर काम करने का संगीन आरोप लगाया हुआ है। पीड़ित लड़कियों का आरोप है कि छांगुर की गिरफ्तारी के बावजूद गैंग के गुर्गे सक्रिय है और हत्या की धमकियां भी दे रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत देने पर भी यूपी की पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल ये सिर्फ पीड़ितों की ओर से लगाए गए आरोप है, लेकिन सवाल यह भी जरूर खड़ा होता है कि इतने बड़े पैमाने पर अगर यूपी में अवैध धर्मांतरण गैंग चल रहा था और आज नहीं पिछले कई सालों से चल रहा था और करोड़ों की फंडिंग भी हो रही थी और सिर्फ भारत से नहीं तो भारत के बाहर से भी, खाड़ी देशों से भी फंडिंग हो रही थी, तो इसमें सरकारी मशीनरी भी शामिल थी या नहीं थी? और अगर थी तो इतने दिनों बाद भी एक चौथी श्रेणी तक के कर्मचारी पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? ऐसे और भी कई सवाल हैं, दावे हैं और आरोप भी है। उन पर सब पर हम दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। मुद्दे सिर्फ एक छांगुर का मुद्दा नहीं है, सिर्फ छांगुर 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 एक गैंग का सरगना है। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। ये खेल आज से नहीं चल रहा, बहुत पुराना चल रहा है। फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं। महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। तो उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे 2047 तक। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में छांगुर का आधा साम्राज्य ध्वस्त हो गया, मगर अवैध धर्मांतरण के गैंग के खुलासे खत्म नहीं हुए। छांगुर गैंग की फंडिंग से लेकर टेरर नेटवर्क तक रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब पीड़ितों ने अपनी जान को खतरा बताते हुए यूपी पुलिस पर भी संगीन सवाल खड़े कर दिए हैं। छांगुर गैंग की पड़ताल में जांच एजेंसियों की नजर विदेशी फंडिंग नेटवर्क पर लगी हुई है, जिसमें ताजा खुलासा हुआ है कि छांगुर के गुर्गे नीतू नवीन के नाम विदेशों से जो फंडिंग होती थी, उससे जुड़े नवीन के नाम 8 विदेशी खाते मिले हैं, जो अल नाहदा, एमिरेट्स एनबीडी, मशरक बैंक, फेडरल बैंक, यूएई, अल अंसारी एक्सचेंज, आईसीआईसीआई वोस्ट्रो, एसबीआई एनआरओ जैसे बैंकों में है। पता चला है कि नीतू और नवीन की 2016 से 20 के बीच 19 बार अलग अलग विदेश यात्रा भी की। इससे पहले हुए खुलासे से पता चला है कि छांगुर गैंग की ओर से अवैध धर्मांतरण के लिए करीब 1000 से ज्यादा लड़कों को कैश पेमेंट भी की गई थी।
जिसमें कई पेमेंट भारत नेपाल बॉर्डर पर 7 जिलों के अंदर की गई थी। इतना ही नहीं, यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक छांगुर के नेटवर्क के खुलासे हो रहे हैं। इस बीच छांगुर गैंग की पीड़ित लड़कियों ने अब यूपी पुलिस की कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। छांगुर गैंग की शिकार लड़कियों की घर वापसी के बाद जब एटीएस ने कार्रवाई तेज की और खुद छांगुर को गिरफ्तार किया, तो अब पीड़ितों को भारत से लेकर पाकिस्तान और दूसरे मुल्कों से धमकियां मिल रही हैं। पीड़ितों की सुरक्षा की मांग पर विश्व हिंदू परिषद के नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीड़ितों को पेश कराकर आप बीती सुनाई। इसमें लड़कियों ने स्थानीय पुलिस पर भी छांगुर से मिली भगत के आरोप लगाए। लड़की को मारने की कोशिश की और वो जिंदा खड़ी है। 307 का केस था, पुलिस वालों ने क्या कुछ केस नहीं लगाया, पैसा लेके रफा दफा कर दिया और मेरे मजाक उड़ाते हैं। नीचे से लेके ऊपर तक भ्रष्ट अधिकारी पुलिस बिकाऊ है, सारा पुलिस, मैं कह रही पुलिस प्रशासन बिकाऊ है क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ। एटीएस की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी एटीएस को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप एफआईआर उठा के देखो जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। एफआईआर कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों? सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा। सैनी, कपिल देव, संजय शर्मा, ये सब बिकाऊ है। जब नीचे पुलिस अधिकारी बिक जाते हैं तो ऊपर अधिकारियों को ये जवाब देंगे, वही वो बताएंगे। छांगुर गैंग की चपेट में आकर विदेशों तक पहुंचाई जा चुकी इन लड़कियों ने दावा किया कि छांगुर गैंग के लोग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बातें किया करते थे और इसके लिए 1000 से ज्यादा मुस्लिम लड़कों को कैश फंडिंग भी की जाती थी। ये जो अमाउंट आता है हवाला के जरिए से आता है, ट्रांजैक्शन हुए नेपाल के जरिए से आता है। नेपाल का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहता है, वहां से आने जाने का, पैसा लाने का। हवाला के जरिए से लखनऊ के अंदर मैंने जगह बताई है एसटीएफ को, किस जगह से पैसा आता है, कहां से लिया जाता है, कैसे ट्रांजैक्शन किया जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने पूरी डिटेल उनको दी हुई है। और पैसा किसी पीड़िता को नहीं मिलता है, पैसा इनको मिलता है। जो गैंग का सरगना है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होता है उनके पास। जो लड़के लड़कियां मुस्लिम है जो इनके धर्मांतरण के काम को करते हैं उनको पैसा दिया जाता है। किसी को पैसा नहीं मिलता है, किसी पीड़िता को पैसा नहीं मिलता है। इन पीड़ितों का आरोप है कि छांगुर बाबा को ये विदेशी फंडिंग भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मुहिम के लिए दी जाती है, जिसमें छांगुर बाबा ने देश के 579 हिंदू बहुसंख्यक जिलों में ये अभियान चलाने का प्लान बनाया था। इन जिलों में हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने के लिए 2000 से ज्यादा गुर्गों को तैनात कर रखा था और उनमें 1000 मुस्लिम लड़के ऐसे थे जो कथित तौर पर लव जिहाद के जरिए लड़कियों को अवैध धर्मांतरण के दलदल में फंसाने का काम करते थे। पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि इसके लिए युवकों का पूरा परिवार हिंदू बनकर लड़कियों से नजदीकी बढ़ाता था और फिर ब्रेन वॉश करके या अश्लील तस्वीरों का सहारा लेकर उन्हें धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता था। आशीष श्रीवास्तव और संतोष शर्मा के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। तो अब कई एजेंसियां इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। यूपी एटीएस जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गृह विभाग को भी इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है, क्योंकि इसके तार भारत के बाहर भी नेपाल और खाड़ी देशों तक जा सकते हैं। अगर इतना बड़ा मामला है, इतने सारे दावे किए जा रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि 2000 गुर्गे इसके लिए रिक्रूट किए गए थे, तो मामला आखिरकार इतना देर क्यों हुआ बाहर निकालने के लिए? इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ चुके हैं। शलभ मणि त्रिपाठी प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, विधायक, वो इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। अजय वर्मा कांग्रेस के नेता इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। आशुतोष प्रोफेसर संगीत रागी पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो इस चर्चा में शामिल होंगे और डॉक्टर एमएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। 3 सवालों के साथ इस चर्चा की हम शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल, क्या यूपी में छांगुर गैंग के सभी मददगारों पर एक्शन नहीं हो रहा है? दूसरा सवाल, क्या छांगुर गैंग की पीड़ितों की ओर से पुलिस पर लगाए गए आरोपों की जांच जरूरी है? क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से पीड़ित लड़कियां आरोप लगा रही है कि इसमें सभी शामिल है। कई बार शिकायत करने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हो पाया था। और तीसरा अहम सवाल, 3000 गुर्गे वाले अवैध धर्मांतरण के छांगुर गैंग के पनपने का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? ये सबसे बड़ा सवाल यहां पर उभरकर सामने आता है, क्योंकि पिछले 10 साल से यहां पर जो सरकार चल रही है, 9 साल से जो सरकार चल रही है, उनका यह कहना था कि अब इन सारे मामलों पर हम पूरी तरीके से काबू पा रहे हैं। 2020 में धर्मांतरण विरोधी कानून भी उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, लेकिन उसके बावजूद यहां पर इस तरीके की बड़ी घटना होते हुए नजर आ रही है। शलभ मणि त्रिपाठी, आपसे ही शुरुआत करनी होगी क्योंकि तमाम सवाल इन सारे मुद्दों पर निकल रहे हैं।
जिस तरीके की जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है, ईडी कह रही है कि इनके तार कई सारे देशों से जुड़े हुए हैं, विदेशी फंडिंग होती रही, 68 करोड़ रुपए का लेन देन वो यहां पर दिखा रहे हैं अलग अलग अकाउंट्स में। 2000 से 3000 गुर्गे इसमें शामिल थे, ये भी उसमें बात कही जा रही है। इतना बड़ा अगर फैलाव था और वो भी नेपाल की सीमा से 30 किलोमीटर की दूरी पर, तो ऐसे में सरकार को इसकी भनक नहीं थी, किसी भी तरीके से खुफिया जानकारी इसके बारे में नहीं थी और इतने दिन तक ये बात चलती रही। ये सबसे बड़ा सवाल उठकर यहां पर सामने आता है, जो सवाल हमने यहां पर पूछा हुआ है। शलभ मणि त्रिपाठी। साहिल जी, सरकार को भनक थी, सरकार काम कर रही थी और इसीलिए 2020 में जो धर्मांतरण को लेकर कानून है वो कानून लाया गया। आपको याद होगा कि धर्मांतरण का जब कानून आया तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी बैठते हैं आपके चैनलों पर पैनलिस्ट के तौर पर, इन्होंने बड़ा गला फाड़ होकर इसका विरोध किया था कि नहीं साहब, ये कानून नहीं होना चाहिए, इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कानून प्रासंगिक नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश की माननीय योगी जी की जो सरकार है उसको इस बात का इनपुट था, इस बात के संदेह थे, इस बात के प्रमाण मिल रहे थे कि इस प्रकार की गतिविधियां बहुत बड़े पैमाने पर की जा रही हैं। लेकिन क्योंकि कोई ठोस कानून नहीं था और इसलिए कई बार ऐसा होता था कि पुलिस कार्रवाई करती थी और कोर्ट से उनको जमानत मिल जाती थी, इसलिए 2020 में ये कानून लाया गया। और इस कानून की खासियत क्या है, बाद में अमेंडमेंट भी किया गया। इस कानून की खासियत ये कि इसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया। आपको ये भी याद दिलाना चाहूंगा कि इसके पहले भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक बड़े गैंग को वर्कआउट किया जो केवल मूक बधिर बच्चों को निशाना बनाता था। करीब 2 साल पहले ये पूरा गैंग वर्कआउट हुआ और उस दौरान भी ये पता चला कि कई बड़ी संख्या में जो मूक बधिर बच्चे थे उनकी काउंसलिंग के बहाने, उनको ग्रूम करने के बहाने एक गैंग था जो कन्वर्जन करा रहा था। इस गैंग को लेकर भी काफी दिनों से काम चल रहा था। बहुत सारी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकती, लेकिन अगर इतना बड़ा गैंग बर्स्ट आउट हुआ है, छांगुर का जो गिरफ्तारी हुई है, उसके लोग जो गिरफ्तार हो रहे हैं, इसका मतलब कि पुलिस बहुत टाइम से काम कर रही थी, सरकार बहुत टाइम से काम कर रही थी। दुखद पहलू यह है कि बहुत सारे लोग चले आते हैं ऐसे लोगों की मदद करने। अगर इतना प्रमाण लेकर गिरफ्तारी नहीं करते, इतने सबूत लेकर गिरफ्तारी नहीं करते, तो बहुत सा धरना गैंग है, बहुत सा मोमबत्ती गैंग है, वो भी सड़क पर उतर आता है। तो हमारा काम था कि हम बहुत प्रमाणिक तो सारे गैंग को लेकर हम सवाल पूछेंगे शलभ मणि। मेरे 2 सवाल आपसे भी है, अजय वर्मा इसका जवाब देंगे कि भाई आखिरकार कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध क्यों हुआ था, क्योंकि अगर इतनी सारी घटनाएं बाहर निकल कर आ रही है, लड़कियां पीड़ित है, तो उस क्या ये कानून की जरूरत नहीं थी, क्यों इसका विरोध किया गया था, उस पर उनको भी सवाल पूछेंगे। लेकिन एक सवाल शलभ मणि आपको भी मुझे पूछना है, क्योंकि आपने कहा कि इस कानून को सख्त भी किया गया है, आपने कहा कि कड़ी शिक्षा का प्रावधान भी इसमें है कि जो भी कोई इसमें दोषी पाया जाएगा उसको लंबी दूरी तक सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक प्रावधान इस कानून में यह भी है कि कोई भी, अगर जरूरी नहीं है कि सिर्फ पीड़ित लड़की आकर इस बारे में शिकायत करे, एफआईआर करने का अधिकार किसी को भी है, उनके परिवार वाले भी कर सकते हैं, जिसको जानकारी मिलती है वो भी कर सकते हैं, वो बात खुली रखी गई है। इसीलिए तो आश्चर्य लगता है कि पिछले 3 से 4 साल से एक छांगुर बाबा कोई नाम लेकर वहां पर एक बड़ा रैकेट चला रहा है, 40 कमरे का मकान वहां पर बना रहा है, कुछ 1000 या 1500 पीड़िता उसकी गैंग की सामने यहां पर नजर आ रही है। एक पीड़िता का बयान अभी हमने चलाया, उसमें वो कह रही है कि 2024 में इस मामले में एफआईआर दर्ज कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी छांगुर बाबा पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। तो इतने सारे कड़े प्रावधान होने के बावजूद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो किसकी गलती होगी फिर? नहीं साहिल भाई, कार्रवाई तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है, माननीय योगी जी की सरकार ने की है। आप कल्पना कर सकते हैं क्या कि 2017 के पहले इस प्रकार की कार्रवाई संभव थी? ये कार्रवाई हुई है योगी जी की सरकार में हुई है, माननीय मोदी जी की सरकार में हुई है। जहां तक बात पीड़ितों की है, उनका गुस्सा जायज है, लेकिन दुखद ये भी है कि मान लीजिए कई बार कार्रवाई नहीं होती है तो साहिल जोशी जी बैठे हैं, बहुत सारा मीडिया बैठा है, बहुत सारे और भी फोरम है, क्या वहां पर लोग गए? दुखद पहलू यही है कि बहुत सारे लोग जिनको खुलकर समय से सामने आना चाहिए था, वो जिन भी वजहों से, हो सकता है ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, हो सकता है किसी लोभ लालच में हो या किसी मजबूरी में हो, कोई आया नहीं बहुत ज्यादा। हाँ, शिकायतें जो 1-2 शिकायतें आई हैं वो भी दूसरे फॉर्मेट में आई, वो तो सरकार ने अपने तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट इकट्ठा किया, हमारी पुलिस ने इकट्ठा किया, प्रशासनिक अधिकारियों ने इकट्ठा किया, और उसके बाद छांगुर जैसा व्यक्ति जिसका इतना बड़ा नेटवर्क है, जो बहुत सारे जगहों पे जा चुका है, विदेशों से उसके ताल्लुकात हैं, उसके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई हुई। ये कार्रवाई आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री है, इसलिए हो पाई। अगर ये धर्मांतरण का कानून नहीं होता तो कोई कार्रवाई भी नहीं हो पाती साहिल भाई। ये धर्मांतरण का कानून, हम लोग हाउस में बैठते हैं, देवरिया की महान जनता ने मुझे वहां पर बैठने का अवसर दिया है, लेकिन हाउस के भीतर भी विरोध किया, कांग्रेस ने विरोध किया, सपा ने विरोध किया, बहुजन समाज पार्टी ने विरोध किया। इस कानून का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज ये कानून है, सवाल ये है कि कानून होने के बावजूद भी, कानून इसलिए भी बनाया जाता है कि लोग ये सब चीजें करने से डरे, इसीलिए तो कानून बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद और वो उस तरीके का माहौल
आपके प्रदेश में है, यह भी बार बार कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ की पहचान ही बुलडोजर बाबा के तौर पर बन चुकी है एक तरीके से, सुप्रीम कोर्ट ने मना करने के बावजूद भी। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं डर। मैं एक बार आपको वो पीड़िता की बाइट आपको सुना देता हूं, क्या उन्होंने कहा वो एक बार सुना देता हूं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा एक बार वो सुन लेते हैं। लोगों पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि पुलिस बिकाऊ है। नीचे कितने दिन तक छांगुर के चंगुल में रही उसके उस मठ में? 3 महीने मुझे सऊदी रखा गया, मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया, वहां बदर अख्तर सिद्दीकी को भेजा गया जो इसका मुरीद है, और मेरे को मनाने की कोशिश की। जब मैंने नहीं मानी तो मेरा वहां पे जो है अश्लील वीडियो बना लिया गया, उसके आधार पे ब्लैकमेल कर करके बेंगलोर आने के बावजूद भी 10 लाख ऑनलाइन लिए हैं। और ये कागज में ऑनलाइन स्टेटमेंट लेके खड़ी हूँ कि अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ, मैं पैसे दूंगी नहीं लूंगी, मैं तो इनको दे रही हूँ। गोल्ड मेरा है 3.5 तोले से ऊपर, जो इसकी वाइफ जो बनी हुई है अभी, वाइफ जो भाभी, तो जो आपने दिखाया फिर से दिखाइए। ये चाचा है इसका छांगुर का गुर्गा, जिसने मेरा बलात्कार किया दोस्तों के साथ गांव घानाखंडी में। और पुलिस वालों ने 3 लाख रुपए लेके केस को खत्म कर दिया। रामवीर साख्या जी ने, चंद्रसेन सैनी, एसएचओ जी, कपिल देव, रामवीर साख्या, संजय शर्मा, इनकी मैं कह रही हूं इनको योगी सरकार निलंबित करे तत्काल। चलिए शलभ मणि त्रिपाठी, आपने सुन ली एक बार, फिर रिएक्शन सुन लिया आपने सुना क्या आरोप लगा रही है पहला, क्योंकि इन महिलाओं के आरोप पर हम बाकी सब चर्चा कर रहे हैं तो यह भी चर्चा होना जरूरी है। बिल्कुल साहिल भाई, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस इको सिस्टम का पार्ट कुछ पुलिस के लोग भी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले की जो पुलिस भर्तियां हुई हैं उनके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं किस प्रकार के लोग भरे गए हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि पुलिस के भी कुछ लोग शामिल हो सकते हैं। और आपका एक जिम्मेदार चैनल है, देश का नंबर 1 चैनल है, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूँ कि वो भी दायरे से बाहर नहीं है। जो पुलिस के लोग हों, जो प्रशासन के लोग हैं, वह भी दायरे में है जांच के, और जो भी इसमें आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो स्थानीय थाना है, स्थानीय जो पुलिस के अधिकारी हैं, उनको अगर ये घटना की जानकारी मिली और उन्होंने कार्रवाई नहीं की है, ये मान कर चलिए कि उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। और बाकी जो कार्रवाई हो रही है वो आपको नजर आ रहा है। आपने कहा बुलडोजर बाबा, तो बुलडोजर बहुत जगह तो जो प्रशासन में शामिल है उन सभी पर कार्रवाई हो सकती है, जो इसमें शामिल नजर आएंगे। एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम की भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने सुना शलभ मणि त्रिपाठी अभी कह रहे थे कि अगर ये कानून नहीं होता तो यहां तक भी कार्रवाई नहीं होती, और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था। क्या आपको लगता है कि अभी ये कानून सही है? क्योंकि अब तक हम देखें तो 1682 लोगों को अब तक इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है, और 31 जुलाई 2024 तक इस कानून के तहत 835 केसेस दर्ज हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इनका कहना है कि कानून नहीं होता तो इतनी कार्रवाई भी नहीं हो पाती। अजय वर्मा, देखिए, ये कोई भी आधिकारिक डाटा अगर उत्तर प्रदेश सरकार का है तो मुझे किसी भी पोर्टल पर दिखा दीजिए 2016 के बाद 2025 के बीच। ये मनगढ़ंत कहानी सुनाते रहे, बताते रहे, अनुमानित बताते रहे। 20 में धर्म कानून, वो प्रतिषेध कानून बना, और 24 में संशोधन किया गया। 16 से इनकी सरकार उत्तर प्रदेश में, और 14 से इनकी सरकार देश में है। डबल इंजन की सरकार। इन्होंने कहा कि मोदी जी और योगी जी साहब रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ काम कर रहे हैं। अरे भाई, पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस, IPS अफसर, वहां के थाने, वहां के लोग रिपोर्ट दर्ज करते हैं, ना कि मोदी जी के यहाँ रिपोर्ट दर्ज होती है, ना योगी जी के यहाँ रिपोर्ट होती है। राजनीतिक वो चलाते हैं, सत्ता के मठाधिकारी हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो प्रधानमंत्री हैं। मोदी साहब तो देश में और बहुत सारी चीज देखते हैं इनके हिसाब से, लेकिन सिंदूरी लाल जी सिंदूर की मार्केटिंग में इतने व्यस्त हैं कि अपने परम मित्र को लेकर 5 छोटी बड़ी कंट्रियों में जाके उनके लिए क्या वहां उपलब्ध हो सकते हैं, तो उनसे ये जो कहते हैं कि साहब वो देख रहे हैं, ये पुलिस का काम है, पुलिस देख रही है। लेकिन कन्वेक्शन रेट क्या रहा इनका आज तक? सर कन्वेक्शन रेट क्या रहा? 26 करोड़ की आबादी और 14.5 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश के, और इतना बड़ा क्षेत्रफल प्रदेश का, कन्वेक्शन रेट के नाम पर 0। केवल एक इनका गैंग है अफवाह गैंग, और एक इनका गैंग है देशलाई गैंग। देशलाई का काम है आग लगाओ प्रदेश में, सोशल फैब्रिक खत्म करो। अब प्रदेश में सरकार इनकी, देश में इनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान और चाइना हो जाएगा। जाना था जापान, पहुंच गए चीन। इन्हें चाइना से और चीन और पाकिस्तान से बहुत अजय वर्मा, ठीक है अजय वर्मा, लेकिन जो ये केस यहां पर निकलकर सामने आ रहा है, क्या ये केस देखते हुए आपको नहीं लगता, क्योंकि पीड़ित लड़कियां सामने आकर अपना बयान दे रही है, बात कह रही है कि भाई हमारे साथ इस तरीके की घटनाएं हुई है, वहां पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण करने की कोशिश हुई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि यह कानून की जरूरत है उत्तर प्रदेश में? और उत्तर प्रदेश कोई पहला स्टेट नहीं है कि जहां पर यह कानून है। आपकी सरकार थी तब उड़ीसा में यह कानून बन चुका था, मध्य प्रदेश में कानून था, गुजरात में कानून था, कई और राज्यों में भी यह कानून है। तो यह कानून का विरोध करना क्या गलती थी आपको लगता है? और यह कानून की जरूरत है क्या उत्तर प्रदेश में? नहीं, यही तो
हाँ, देखिए यही तो मैं बताने जा रहा था आपको, अभी आपने पूछ लिया, धन्यवाद आपका। देखिए इस कानून के तहत ये छांगुर बाबा जो पनप रहा है 16 से लेके 25 आ गया, आज तक इन्होंने कार्रवाई की। मुझे तो एक षड्यंत्र है और बहुत सारे उस पर फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर यूनिवर्सिटी जो इनके द्वारा स्थापित और प्रतिपादित है ज्यादातर, उसमें चल रहा है कि भाजपा का नया प्रयोग है, इससे देश में एक माहौल को पुनः, क्योंकि जब कभी कामड़ आता है तो कामड़ गैंग इनका सक्रिय हो जाता है, हिंदू मुस्लिम जागृत करता है। सिंदूरी लाल जी जब सिंदूर देते हैं तो सिंदूर गैंग काम जागरूक हो जाता है। अब ये नया गैंग, इनका नया प्रयोग जागरूक हो गया है अफवाह फैलाने के लिए, और जरूरत है कानूनों की, लेकिन उन कानून पर रेट कार्रवाई भी तो होनी चाहिए। अब इस लड़की का ये पता नहीं चलेगा, कुछ दिनों बाद देख लेना। मुझे शंका है जो आज इसने नाम लिए हैं पुलिस अफसरों के, देखिए पुलिस में सीनियर लेवल पर या पुलिस में कुछ अफसर बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्या है कि सारे लोगों को कहना बहुत गलत है, लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि उस पूरे के पूरे उसको बदनाम कर दें। लॉ एंड ऑर्डर का काम पुलिस रोकती है, लेकिन ये जब कहीं मुद्दा फंसता है तो पुलिस जिम्मेदार हो जाती है, और नहीं फंसता वाई वाई होता है तो मोदी जी और योगी जी। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरा केस मेडअप केस है, गलत है। छांगुर गैंग का केस, दूध और एक आंख से पानी नहीं। ये पूरा बना बनाया केस है, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये पूरा बना बनाया केस है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ने इस पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों वो छांगुर जैसा आदमी फला फूला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? ये सरकार की साजिश और मिलीभगत है, इसमें कहीं ना कहीं इनके लोगों का हाथ निकलेगा। इसकी जांच जवाब दीजिए करे या इसकी जांच ये भी करे, लेकिन ये इनसे कहिए कि ये प्रयोग करने बंद कर दे, इस देश के सोशल फैब्रिक को खत्म ना करें। व्यापार के मुद्दे, महंगाई के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे हैं, बेटी बचाओ के मुद्दे हैं, नौकरी के मुद्दे हैं, उन पे काम करें तो देश आगे बढ़ेगा, अन्य देश पीछे की तरफ लौट जाएगा, गुलामी की तरफ। चलिए अजय वर्मा जी ने देखिए, मैं तो निम्न स्तरीय टिप्पणियां करता रही हूँ। अजय वर्मा जी बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता है पार्टी के, बहुत ही निम्न स्तरीय टिप्पणी की, लेकिन मैं इनकी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमानती गैंग नहीं कहूंगा। कि जमानती गैंग जो तमाम तरह के घोटालों में घिरा हुआ है, जिसने देश में इतने घोटाले किए, एक विदेशी प्रकार की मानसिकता से ग्रसित होके, तो जमानती गैंग बहुत सारे चीजों में जमानत लिए घूम रहा है, मैं नहीं कहूंगा, ये मेरी मानसिकता नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जरा याद करिए, बाटला एनकाउंटर हुआ, और बाटला एनकाउंटर में हमारे मोहन शर्मा जी इंस्पेक्टर साहब थे जो शहीद हुए, जिनका बेटा डेंगू से जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, और तब सोनिया गांधी रोई थी, और किसके लिए रोई थी? पूरे देश ने देखा था, आतंकवादियों के लिए रोई। साहिल भाई, आपको भी याद, आपने तो कवर किया, मुझे याद आता है कि मोहन शर्मा जो शहीद हो गए उनके लिए एक आंसू नहीं गिरा, लेकिन सोनिया गांधी रोई तो किसके लिए रोई? जो बाटला के आतंकवादी थे, जो हमारे लोगों पर गोलियां बरसा रहे थे, उनके लिए रोई। ये मानसिकता है कांग्रेस पार्टी की कि जब जब देश को खड़े होने की बारी आई है, ये आतंकवादियों के साथ खड़े हुए, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे वो आपका सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो। देखिए किस प्रकार की भाषा प्रयोग कर रहे हैं, तो इनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? तुष्टिकरण तो करेंगे, कल को ये छांगुर की जाके जमानत लेंगे। आप देखिएगा, जब उत्तर प्रदेश में सीएए को लेकर दंगे हुए और दंगों में जो कार्रवाइयां हुई, जब उसमें कुछ दंगाई शिकार हुए, मारे गए उसमें, तो ये कांग्रेस पार्टी की प्रियंका वाड्रा घूम घूम के दंगाइयों का केस लड़ रही थी। राहुल गांधी कहती थी हम केस लड़ेंगे, किसका? दंगाइयों का, जो उपद्रवी थे। तो ये छांगुर के सबसे बड़े पैरोकार ये लोग होंगे, क्योंकि कपिल सिब्बल को बार बार ये भेजते रहे हिंदुओं के खिलाफ, बहुसंख्यकों के खिलाफ। आज जो धर्मांतरण हो रहा है उसका शिकार कौन हो रहा है? अनुसूचित समाज के लोग हो रहे हैं, पिछड़े समाज के लोग हो रहे हैं, हिंदू समाज के लोग हो रहे हैं। इसलिए अजय वर्मा की पार्टी पूरी तौर पर धर्मांतरण कराने वालों के साथ खुलकर खड़ी है। इनकी जो तकलीफ नजर आ रही है कार्रवाई को लेकर, ये बोल नहीं पाया, आपने सवाल पूछा तो इनको लगा फंस जाएंगे, लेकिन जो तकलीफ है, कार्रवाई छांगुर पर होती है, रोती कांग्रेस है, कार्रवाई आतंकवादियों पर होती है, रोती सोनिया गांधी है, जो शिकार होते हैं वो आतंकवादी होते हैं, तो राहुल गांधी को तकलीफ होती है। तो ये कांग्रेस का, सपा का, बसपा का चरित्र ही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से मुकदमे तक वापस लिए, अगर आपको याद हो तो। उत्तर प्रदेश में श्रृंखला में सीरियल धमाके हुए थे, बहन जी की सरकार थी, बहन मायावती जी की सरकार ने कार्रवाई की, उसमें आतंकवादी गिरफ्तार हुए, वलीउल्लाह जैसे आतंकवादी का मुकदमा वापस। शलभ त्रिपाठी, इनका चरित्र है जी। चलिए, आपके उन पर आरोप है, ये आरोप करने की वजह से तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को 2 बार चुना उत्तर प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद 2024 में छांगुर बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। एक महिला कहती है कि हमारे घर पे दोबारा बिराज करके कोई बंदा आया था, उसको पीट कर मार दिया गया, उन्हीं के लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद एफआईआर भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद केस खुलने में 1 साल लग जाता है, और वो भी मीडिया की रिपोर्टिंग के बाद में। तो सवाल तो दोनों तरफ से उठते हैं अजय वर्मा। जी शलभ बनी, जरा डॉक्टर एमएच खान भी कुछ कहना चाह रहे थे, वो कुछ बात रखने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर एमएच खान। जी देखिए साहिल जी, जो आपने शुरू में बात कही और अभी भी बीच बीच में जो बात कर रहे हैं आप,
मैं उसका बिल्कुल दिल से स्वागत करता हूं। ये कोई खेल तमाशा है क्या? छांगुर ऐसा आदमी जिसने भी, कोई कहता है 20 कमरे बना लिए, कोई कहता है 40 कमरे बना लिए। तो ये 2 बार कोई बता रहा था मुझे कि कोई 2 बार ये प्रधान रह चुका वहां पर, और 2 बार प्रधान रहा, उसके बाद वो ग्राम समाज की जमीन कब्जा कर लिया। और जमीन कब्जा करने के बाद प्रशासन क्या कर रहा था? एसडीएम क्या कर रहे थे? तहसीलदार क्या कर रहे थे? एसपी क्या कर रहे थे? मैं तो कहता हूं डीएम क्या कर रहे थे? ये सारी फेलियोरिटी, अगर आप कानून बनाने की बात करते हैं तो चलिए मैं स्वागत करता हूं, कानून बना लिया आपने। संविधान भी इसकी इजाजत नहीं देता है। संविधान कहता है स्वैच्छिक तरीके से अगर आप अपने मन से धर्मांतरण करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन पैसे के लोभ में या किसी चीज के लोभ में आप धर्मांतरण नहीं कर सकते हैं। तो क्यों हो रहा है ये सब तमाशा? और आप रोज यही बात को कह रहे हैं, क्यों पकड़ा? अच्छा, आपने बुलडोजर चला दिया, आपने बुलडोजर चला दिया, मैं तो इस चीज को सहमत नहीं हूं। उसमें आप हॉस्पिटल खोल देते, उसमें आप स्कूल चला देते, उसमें बालिकाओं का स्कूल खोल देते। उसको जला देने से, गिरा देने से क्या मिला आपको? कितने लोग उसमें शामिल हुए थे? आप सही तस्वीर के लिए ये अभी 2-4 दिन में साहिल जैसे लोग, पत्रकार जो अच्छे पत्रकार हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं, तो ये दब जाएगा मामला, कुछ बढ़ेगा नहीं। छांगुर पे ऐसा शिकंजा कसिए कि उसको फांसी की सजा हो, एफआईआर ऐसी बनाइए कि उस पर फांसी की सजा हो। ऐसा ना हो कि आप हर 3 महीने के बाद, हर 6 महीने के बाद, हर 1 साल के बाद एक छांगुर को पैदा करिए। छांगुर पैदा नहीं होना चाहिए। आप छांगुर को पैदा कर रहे हैं। आप क्या नाम है, कांवड़ियों के ऊपर आप सवाल उठाते हैं। अभी आप कांवड़ियों के ऊपर सवाल उठाने लगे, कहां से कहां चले गए? शलद मणि त्रिपाठी, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। क्या सियासत छांगुर को पैदा करती है? बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं एमएच खान। अब देखिए, छांगुर को किसने पैदा किया साहिल भाई, ये तो उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की जनता, महान जनता खूब ठीक से जानती है। इन लोगों ने पैदा ही नहीं किया, सपा बसपा कांग्रेस, इन्होंने पैदा ही नहीं किया। पाल पोस कर मजबूत किया, बड़ा किया। और कितना दुर्भाग्यपूर्ण, आप देखिए, जिन्होंने उसको जमीनें कब्जा करने का मौका दिया, जिन्होंने उसको प्रधानी लड़ने का मौका दिया, जिन्होंने उसको फंडिंग करने का मौका दिया, और जिन्होंने उसको सम्मानित बना के रखा। आपने तस्वीरें देखी नहीं क्या कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले रोजा इफ्तार की दावतें होती थी, उसमें छांगुर जैसे ही तो आते थे। छांगुर जैसों को वहां पर बुलाया जाता था, उनको बड़ी उनकी इज्जत उनको बख्शी जाती थी। और तब ये बसपा सपा कांग्रेस ये उनके आगे पीछे पड़े रहते थे। आज जब हमारी सरकार कार्रवाई कर रही है, 8 साल से सरकार आपकी है, आपने क्यों नहीं बंद किया? साहिल भाई रोकिए, इनको बीच में साहिल भाई रोकिए, छांगुर के मददगार सुन लेते हैं, 8 साल से खान साहब सुन लेते हैं, डॉक्टर साहब सुन लेते हैं, उनकी बात पूरी सुन लेते हैं, उसके बाद आपको भी मौका मिलेगा। दंगाई है खान साहब, आप आपको भी मौका मिलेगा। शलभ मणि कह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपको भी मौका मिलेगा। खान साहब आप बीच में मुझे नहीं टोकेंगे तो भी लोग जानते हैं कि हाँ आप छांगुर के समर्थक हैं, ये सबको पता है। आप नहीं भी मुझे टोकेंगे तो भी लोग समझ जाएंगे आपको देख के कि आप छांगुर के लिए कितने दुखी हैं। आप छांगुर के कितने दुखी हैं। अरे मत टोकिए, वो देख के पता चल रहा है। छांगुर के लिए आप बुलडोजर चल रहा है तो आप रो रहे हैं। बुलडोजर छांगुर क्या चल रहा है, रोज जो है मैं खान साहब रहे हैं, छांगुर के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, आप रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, स्कूल बना दो, ये बना दो, आप तय करो क्या बनेगा। अरे आप तय करोगे, आपको जनता ने तय करने लायक छोड़ा है क्या? आपको तय करने लायक छोड़ा है? आपने छांगुर को बढ़ाया, आपने मुख्तार अंसारी को बढ़ाया, आपने अतीक अहमद को बढ़ाया, आपने आतंकवादियों को बढ़ाया। आज आप बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान देने लायक बच्चे क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको ज्ञान देने लायक छोड़ा है। आप जैसे लोगों ने तो छांगुर को बढ़ाया, आज जैसे लोगों ने पाला पोसा, आज जैसे लोगों ने छांगुर को फंडिंग की, आज जैसे लोगों ने छांगुर को प्रश्न दिया। आपकी सरकार में जो लाल बत्ती में घूमते हैं जी बसपा सपा की सरकारों ने आपने दामाद बना के रखा। छांगुर जैसे लोगों को, आतंकवादियों को शलभ मणि जरा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स वहां पर है उस पर जरा एक बार फिर मैं आता हूं। नहीं, जरा एक मिनट जरा उस पर आता हूं। ठीक है, चलिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी भी महिला का उत्पीड़न किया जा रहा है, झूठ बोलकर उत्पीड़न किया जा रहा है, तो कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा कोई वो करने की हिमाकत ना करे। अजय वर्मा, आपके पास भी आऊंगा मैं, लेकिन आशुतोष, घूम फिर कर सवाल यहां पर आकर रुक जाता है कि आखिरकार ये बार बार चीजें क्यों होती है। एमएच खान अभी कह रहे थे कि इसको पॉलिटिकल पैट्रोनेज है कहीं ना कहीं।
ये सियासी तरीके से उछाला जाता है मामला, ये भी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ शलभ मणि कह रहे हैं कि अगर प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल है तो उनको हम जरूर बख्शेंगे नहीं, लेकिन अब तक तो किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है। लेकिन यह बड़ा दिलचस्प है कि अब तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स पूरी तरीके से बीजेपी के साथ में है। जिस इलाके से ये छांगुर बाबा आया है वहां पर के सांसद भी, गोंडा के सांसद, वो तो केंद्र में मंत्री है, उतरौला के विधायक जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। ये तो अब तो पॉलिटिकल सिस्टम उनके पास है। चलिए समाजवादी पार्टी की सिस्टम होती, उन पर वो आरोप लगाते थे कि वो ऐसे तत्वों को पनपने का मौका देते थे। तो आज की स्थिति में जब ये आरोप लगते हैं तो उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए, आशुतोष? देखिए साहिल, 2014 से देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 2017 से उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और दोनों ही कमजोर नहीं, बहुत ही मजबूत नेता हैं और लोकप्रिय नेताओं में से। तो ऐसे में एक आदमी वो धर्मांतरण के काम में लगा हुआ है, और महिला खुलेआम ये कह रही हैं कि 2024 में उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, और साथ ही साथ उन 3-4 पुलिस वालों के नाम ले रही, जिसमें जितना मैंने सुना है उसमें एक एसएचओ भी है, और 3.5 लाख रुपए के लेन देन की भी बात है इसमें। तो अगर इतना कुछ चल रहा था तो प्रशासन को उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना, सरकार की जवाबदेही बनेगी यहां पे। ये नहीं हो सकता कि अभी भी समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की जिम्मेदारी आप डालते। अगर उनकी सरकार होती और ये मामला सामने आता तो जाहिर सी बात उनकी जिम्मेदारी होती। अब ये कह के आप नहीं पलट सकते कि भाई उनके अभी भी इन 4-5 पुलिस वालों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई कम से कम आपने नहीं बताई, मैंने भी नहीं सुनी। क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये 4 पुलिस वाले अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? और इस पूरे मामले की जांच में क्या निकला कि वो कौन से देश हैं खाड़ी के जो इस पूरे काम को अंजाम देने में लगे हुए थे? अगर 2000 गुर्गे थे, 100 करोड़ से ज्यादा था, 30 से ज्यादा अगर उसके बैंक अकाउंट मिले हैं, तो जाहिर सी बात है खाड़ी के देशों का इन्वॉल्वमेंट है। तो सरकार की तरफ से खुलासा होना चाहिए खाड़ी के वो कौन से देश है, और उन देशों से बाकायदा भारत की डिप्लोमेटिक लेवल पे इसका प्रोटेस्ट दर्ज करना चाहिए, और उनको बाकायदा वार्न करना चाहिए कि आपकी जो ये कोशिश है ये भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी है, ये हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ है, और अगर इस तरीके की कार्रवाई दोबारा हुई तो बात ठीक नहीं होगी। लेकिन इनमें से कोई कार्रवाई होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ी है। ना तो पुलिस वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है, ना ही सरकार इसकी जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई पड़ रही है, और ना ही उन देशों के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई पड़ रही। सिर्फ समाजवादी पार्टी कांग्रेस में जिम्मेदारी डालने से बात बनने वाली नहीं है। कानून आप 50 बना दीजिए, लेकिन अगर कानून को इंप्लीमेंटेशन अगर ठीक से नहीं हो रहा है, वो भी योगी आदित्यनाथ जी के गृह जिले के पास में, तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी भयावह रही होगी, और वो लोग कितने दुर्दांत रहे होंगे, वो पुलिस वाले भी और छांगुर बाबा भी, जिनको इस बात का कोई भय नहीं था कि पुलिस मेरा कुछ नहीं कर सकती। तो बिना पुलिस प्रशासन के प्रश्रय के इतना बड़ा कारनामा हो ही नहीं सकता। आप भी अच्छी तरीके से जानते हो और मैं भी अच्छी तरीके से जानता हूं। चलिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आशुतोष जी हमारे बॉस रहे हैं, बहुत बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन आशुतोष जी धर्मांतरण पर चिंतित हो रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आज की तारीख में साहिल भाई, कि आशुतोष जी ने भी धर्मांतरण पर चिंता जताई। वरना मुझे तो याद आता है कि मेरे ख्याल से गलत तरीके से धर्मांतरण पर चिंतित है। आशुतोष, आप गलत तरीके से धर्मांतरण पर चिंतित है या धर्मांतरण पर चिंतित है? वो तो मैं वही कह रहा हूँ कि आशुतोष जी धर्मांतरण पर चिंतित हुए हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ी खबर है। लेकिन जहां तक मुझे याद आता है कि जब धर्मांतरण का कानून उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आई थी, तो उसके प्रखर आलोचकों में हमारे आशुतोष जी भी थे, जिनको लगता था कि नहीं साहब इसका बड़ा दुरुपयोग हो जाएगा, बड़ा गलत हो जाएगा। लेकिन खैर, हमने अपना काम किया, हम आलोचनाओं की परवाह नहीं करते। मैं फिर कह रहा हूं कि आज उत्तर प्रदेश में अगर योगी जी की सरकार नहीं होती तो छांगुर को कोई लाल बत्ती दिया टहल रहा होता, कभी किसी ने सवाल नहीं किया भाई आप बताओ धर्मांतरण कानून का विरोध सपा के लोग क्यों करते रहे, बसपा के लोग क्यों करते रहे, कांग्रेस के लोग क्यों करते, जबकि ये यथार्थ सत्य है कि धर्मांतरण हो रहा है, और धर्मांतरण जो होता है गलत तरीकों से होता है। धर्मांतरण आप जरा मुझे साहिल भाई बताइए ना कि कितने % केसेस आपके सामने आते हैं जहां कोई खुशी खुशी में ढोल बजाकर जाता है और कहता है धर्म बदल लिया। अरे धर्म पैसा देके बदला जा रहा है, धर्म लव जिहाद। हम जब लव जिहाद की बात करते हैं तो आशुतोष जी भी उस पर कई बार नाराज होते हैं और लोग भी नाराज होते हैं, तो क्या लव जिहाद के केसेस नहीं है? लेकिन धर्मांतरण का कानून बना और आप जो डेटा लेकर बैठे, जिस डेटा पर
पर बहुत जोर से अजय वर्मा जी चौके, वो सच्चाई है। और मैं कह रहा हूं कि पहले दिन से काम हो रहा है। वरना जरा मुझे बताइए ना कि अतीक अहमद जैसे माफिया को क्या कांग्रेस ने नहीं पाला, क्या सपा ने नहीं पाला, क्या बसपा ने नहीं पाला? लेकिन अतीक अहमद का अगर नेस्तनाबूद हुआ, अतीक अहमद का पूरा गैंग खत्म हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। मुख्तार अंसारी को इन्होंने किसने नहीं पाला? आप जरा मुझे बताइए। ये अजय वर्मा जी बैठे हैं, ये पंजाब से आने नहीं दे रहे थे, पंजाब से भेजते नहीं थे। उत्तर प्रदेश की पुलिस गाड़ियां लेकर जाती थी कि साहब छोड़ दीजिए, और कांग्रेस में इनकी सरकार उसके लिए जेल खोलकर रहती थी। ये तो मुख्तार अंसारी को पाल के बैठे हुए थे। आज मुख्तार अंसारी का गैंग खत्म हुआ, तो आज योगी जी की सरकार है दिल्ली, लखनऊ में, और दिल्ली में मोदी जी की सरकार है। और आज छांगुर के खिलाफ भी कार्रवाई इसीलिए हुई है कि आज उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अभी आप देखिए, आप जो कह रहे हैं ना पॉलिटिकल, अभी तो जांच होने दीजिए, लेकिन जांच जब पहुंचेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अभी आप देखते रहे साहिल भाई, इसमें पॉलिटिकल लोग भी शामिल हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल मदद की है, उनके भी नाम आएंगे, आने दीजिए। और प्रशासन के लोग तो भुगतेंगे अगर उन्होंने मदद की होगी तो। आशुतोष, कमाल हो गया। हाँ देखिए साहिल, मदद की होगी तो बिना मदद के कैसे हो गया? कमाल हो गया। मैंने ये बात, खान साहब एक मिनट, देखिए मैंने ये बात क्यों कही थी जब 2014 का चुनाव लोकसभा का हो रहा था। खान साहब एक मिनट, खान साहब, जब 2014 का लोकसभा का चुनाव हो रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या वायदा किया था? उन्होंने कहा था मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। अगर मैक्सिमम गवर्नेंस होती तो अब तक ये 4-5 पुलिस वाले जेल की सलाखों के पीछे होते और उनके घर बुलडोजर से उड़ा दिए गए होते। ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत यह है कि अतीक अहमद को लाइव टेलीविजन में गोली मार दी जाती, लाइव, सीधे लाइव। और मुख्तार अंसारी का नाम लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कम से कम बनारस और जौनपुर में ऐसे गैंगस्टर हैं जो किसी मुख्तार अंसारी से कम नहीं है। ना उनके बारे में नाम लिया जाता है, ना उनके बारे में चर्चा होती है, ना उनके घरों पर बुलडोजर चलता है, और ना ही लाइव में उनको गोली मारी जाती। और वो फल फूल रहे हैं। वो विदेशों में लंबे समय तक अंडरग्राउंड रहते हैं, हिंदुस्तान में आते हैं, खूब कॉन्ट्रैक्ट करके वो फल फूल। लेकिन आशुतोष, यहां पर तो हम उसकी बात कर रहे हैं जिसके खिलाफ तो कानून बनाया गया था, जो रोकने के लिए कानून बनाया गया था उत्तर प्रदेश में। और सिर्फ कानून बनाया नहीं गया था, उस कानून को सख्त भी किया गया था। साहिल, जब पॉलिटिकल विल की कमी होती है, इसीलिए बार बार उठकर यह सवाल उठता है जो आशुतोष भी उठा रहे हैं कि कानून तो बना लिया, लेकिन कार्रवाई किस तरीके से हो रही है? साहिल 10 सेकंड आशुतोष, उसके बाद संगीत रागी। हाँ 10, मैं कह रहा हूं कानून अब 3000 बना लीजिए। अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी बात जो ज्यादा महत्वपूर्ण है, संगीत रागी, अगर बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर धर्मांतरण हो रहा है, लब जिहाद हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को एक व्हाइट पेपर लेके आना चाहिए, पब्लिकली खुलासा करना चाहिए और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्रैकडाउन करना चाहिए। क्यों नहीं व्हाइट पेपर लेके आती है? संगीत रागी, जिहाद पे व्हाइट पेपर आता है ना धर्मांतरण। दो सवाल, एक तो व्हाइट पेपर लाना चाहिए, श्वेत पत्र लाना चाहिए, और दूसरा उस कानून का कोई मतलब नहीं जिस कानून को लागू नहीं किया जाता। पॉलिटिकल विल की कमी है बोल रहे हैं संगीत रागी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग धैर्य से सुनेंगे, जैसा कि मैंने 32-34 मिनट आपको धैर्य से सुना है। आशुतोष की बुद्धि पर तरस आती है कई बार कि वो कहते हैं कि डिप्लोमेटिकली खाड़ी के देशों के साथ क्यों नहीं बात किया जाता है। ऐसा यदि किया जाएगा आशुतोष, तो सबको आपको जानकारी नहीं है, या तो आप अंधे हैं या बहरे हैं या गूंगे हो गए हैं, कि बहाविज़म के तहत जो है इस पूरे देश में जिस सिम्मी नेटवर्क को आप जानते हैं, जिस देवबंद के नेटवर्क को आप जानते हैं, उसमें खाड़ी देशों का ही कमाल था। और इस 70-80 के दशक में जब पेट्रो डॉलर हुआ है तब से हुआ है। जिस आप इस्लाम की आप बात करते हैं, आप पूछते हैं ये कहाँ से हो रहा है? पॉलिटिकल पैट्रोनेज तो है ही, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी अम्मा जो है वो रेडिकल, जिसे दारुल हरब और दारुल इस्लाम में बांटने की जो मानसिकता है इस्लामिक थियोलॉजी की, वो इसकी अम्मा है। और आशुतोष और जितनी विपक्षी पार्टियां ये सब मौसी और दाई का काम करती हैं। और पत्रकार भी जो मूल सवाल से अलग सवाल करते हैं, वो पत्रकार भी जो हैं भटकाने वाले पत्रकार, वो भी दाई और मौसियों की तरह ही काम करते हैं। सिम्मी बैन जरूर हुआ, लेकिन सिम्मी का मूल सवाल होना चाहिए खत्म नहीं हुआ है, और इसको प्रश्रय देने का काम किसने किया? मूल सवाल क्या होना चाहिए? मूल सवाल ये होना चाहिए कि इस पूरे
मूल सवाल ये, मैं बोल रहा हूं, मूल सवाल ये होना चाहिए, मैं आप धैर्य रखिएगा, जरा सुनिएगा, धैर्य रखिएगा। नागालैंड में 1947 में 20% क्रिश्चियन आबादी थी, आज 95% आबादी है नागालैंड में क्रिश्चियनों की। और वैरियर एल्विन फिर वही देखिए, मूल सवाल है संगीत रागी, तो मूल सवाल तो ये भी होगा ना कि उस धर्मांतरण को रोकने में नाकाम कौन रहा है, ये भी तो मूल सवाल होगा ना। साहिल आप बायस पे हैं, जरा सबको शांत करिएगा, संगीत रागी बात करेंगे, बाकी लोगों को शांत नहीं रहे हैं, मैं संगीत उनको धैर्य से सुनते रहा। अरे मैंने बोला उनको रोकने के लिए, आपकी बात, मैंने आपको सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए ना। मूल सवाल अगर धर्मांतरण का मूल सवाल है तो धर्मांतरण को रोकने में नाकाम होना, यह भी तो दूसरा सवाल है, उपमूल सवाल कह सकते हैं हम उसको। नंबर 2, बिल्कुल, चलिए डॉक्टर खान जरा थोड़ा शांत प्लीज, जरा बाकी लोगों को शांत करिए, जिहादियों को जरा बंद करवाइए, उनको खत्म करने दीजिए प्लीज। संगीत रागी, यहां पर कोई जिहादी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रोफेस वर्ड नहीं था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में, ये नेहरू और क्रिश्चियन मिशनरियों के दबाव में शब्द लाया गया था। डॉक्टर अंबेडकर ने इसके बारे में विधिवत प्रोटेस्ट किया था। एक दूसरी बात, 1947 में नेहरू ने क्रिश्चियन मिशनरियों के साथ समझौता करके नागालैंड में साधु सन्यासियों को जाने से मना कर दिया। पूरा आज नॉर्थ ईस्ट यदि क्रिश्चियनाइज हुआ है तो उसका श्रेय किसको जाता है? कांग्रेस पार्टी को जाता है और गांधी परिवार को जाता है। पता नहीं इनके आंतरिक संबंध और ये ब्रिटिश एसेट थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम है। यूपी की बात कर रहे हैं, बात, आज यूपी में रोक दीजिए, कानून आता है, नेहरू ने किया, यूपी में भी बात, वो बात की, उस पर हम चर्चा अलग से करेंगे, हम यूपी पर आते हैं ना, आज 2025 में आते हैं हम। साहिल इसलिए ये नेटवर्क फल फूल रहा है कि कांग्रेस पार्टी, ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनको मुसलमानों का वोट लेना चाहिए, वोट चाहिए, इसीलिए इस सारी चीजों को यहां फलने फूलने दिया गया, बहाविज्म को फलने फूलने दिया गया। आज की बात है तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और मैं सारे आशुतोष से भी साथ सहमत हूं। पुलिस प्रशासन की बिना जिम मिली भगत के ये काम हो ही नहीं सकता था। 10 साल के अंदर जो भी वहां का पुलिस कर्मियों का नाम लिया, एसपी हो, पुलिस अधिकारी हो, पीड़िता ने, थानेदार हो, उन सबों के खिलाफ कौन से पार्टी के थे सर? सभी को खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आशुतोष जल्दी से आप जवाब दीजिए, अजय वर्मा के पास भी जाना है। अभी साहिल, मैं सवाल उठाया, एक सवाल उठाया गया, 10 सेकंड साहिल चलिए 10 सेकंड संगीत रागी को खत्म करने दीजिए 10 सेकंड। अभी उठाया गया कि भाई, अभी सवाल उठाया गया कि भाई उस पर बुलडोजर क्यों चला दिया गया। अरे बुलडोजर नहीं चला था तो कांग्रेस का इकोसिस्टम इतना बड़ा काम करता है कि जिहादियों की फौज और उनके साथ वकीलों की इतनी बड़ी फौज है, उनका इकोसिस्टम है, वो सब के सब बच गए होते, वो टूटता नहीं। वो फिर कहा जाता, अभी आशुतोष ने बोला ना कि लाइव गोली मारी गई। अरे क्या बेशर्मी कर रहे हैं यार, ऐसे गुंडे, ऐसे बदमाश, ऐसे हत्यारे के पक्ष में आशुतोष जैसा पत्रकार खड़ा होता है, मुख्तार अंसारी के पक्ष में पत्रकार खड़ा अदालत होता बंद कर देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस के इकोसिस्टम और उसको समर्थन देने के लिए बंद कर देना चाहिए। शासन के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए। भारत में तो संगीत रागी आप बता दीजिएगा, संगीत रागी आप बता दीजिएगा, संगीत रागी इस देश में कानून बना दीजिएगा कि अदालत में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, अदालत में किसी को खड़ा नहीं किया जाएगा, गोली मारकर मार दिया जाएगा। जो पहले फायरिंग स्क्वाड हुआ करते थे, आपको याद है, दूसरी वर्ल्ड वॉर के समय पे फायरिंग स्क्वाड हुआ करते थे। मैंने बोल दीजिए ना, ऐसा कर देते हैं देश में, मामला ही खत्म हो जाएगा। अतीक अहमद की वो करना है क्या? अतीक अहमद के केस को सुनने से कितने अच्छा तो जल्दी से जवाब दीजिए, शलभ बड़ी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए चलिए, ओके ओके प्रोफेसर रागी, ठीक है, चलिए। संगीत रागी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन वो गलत संगत में है। देखिए, अभी उन्होंने वहाबिज्म का जिक्र किया, वहाबिज्म का जिक्र किया, और वहाबिज्म के जनक से कौन जाके हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेता है?
जो हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत के अंदर आतंकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जाकर देश के प्रधानमंत्री हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले रहे हैं। तो फिर आप कैसे कैसे धर्मांतरण से निपट पाएंगे? आप कैसे आप निपटेंगे? मैं सवाल ये पूछता हूं। ऐसे लोगों को तो चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। ऐसे देश को तो चिमटे से भी नहीं छूना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के साथ व्यवहार करते हैं वैसे इनके साथ भी करना चाहिए। लेकिन अगर आप उनके पास जाकर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेंगे, उन्हें गले लगाएंगे, तो फिर ये सारी चीजें अजय वर्मा अपने आप में सैंक्टिफाई हो जाएगी। कांग्रेस की इकोसिस्टम में ये सारा पनपा हुआ है, ये बात बार बार उठकर यहां पर आरोप लगाने की कोशिश हो रही है। अजय वर्मा जल्दी से आपके पास, उसके बाद शलभ मणि भी बात करेंगे। अजय वर्मा, देखिए, ये जो है गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले, ये गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले वो उस गैंग के हैं, मेंबर हैं। ये भी इनका काम और धंधा ये है, जोर से बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, रोज बोलो। ये सरकार के समर्थन में अंधा बयान देते हैं, ना इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं, केवल यहां बैठकर पत्रकारों को बेइज्जत करते हैं, असंसदीय भाषा इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं है कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, मुझे तो यही नहीं पता है। ये पता नहीं कौन सी ये जो है मोहल्ला छाप चाटुकार है। व्यक्तिगत टिप्पणी से दूर रहिए, वरना चर्चा भटक जाती है ना। कोई व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिएगा। मुद्दे पर एक दूसरे को जो छेड़ना है आप छेड़ सकते हैं, प्लीज। इनका मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पर, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, किसी से भी। छांगुर बाबा के ये स्पॉन्सर ही है, ये गली के छक्कड़ की तरह राजनेता है जिनको पढ़ने लिखने छांगुर बाबा के स्पॉन्सर से ये गॉडसे के चरण चुंबक करने वाले लोग हैं। ये ब्रजभूषण के पैर छूते हैं, ये स्वामी सिन्वैनंद के चेले हैं, ये आसाराम बापू के चरण छूते हैं। भाई ये छांगुर बाबा इन्हीं का स्पॉन्सर है, ये स्पॉन्सर है उसके, ये स्पॉन्सर करते हैं इस देश में ऐसी व्यवस्था। एमएच खान स्पॉन्सर्स करते हैं। आपके संगीत रागी ने जो कहा वो सुना, उनका कहना है कि मूल सवाल कहीं और है। फिक्स नहीं करेंगे आज की स्थिति में प्रशासन से ज्यादा मूल सवाल कहीं और छुपा हुआ है। एमएच खान, जल्दी से आपका जवाब, आखिर में शलभ मणि। कितने पढ़े लिखे हैं हम जानते हैं। चलिए, सबको शांत करिएगा, 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। पहले एमएच खान बात करेंगे, बाकी लोगों को शांत करिए प्लीज। साहिल जी, मैं तो कह रहा हूं कि अभी तक उस थाने के किसी भी सिपाही, किसी भी इंस्पेक्टर को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं सीओ को सस्पेंड किया गया? क्यों नहीं एसपी को सस्पेंड किया गया? सस्पेंड कीजिए, तब जाके ये सब धर्मांतरण और ये काले कानून रुकेंगे ना, वरना आप लोग डफली बजाते रहोगे और कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे ही काम चलता। 8 साल से आप क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? शलभ मणि जी, सो रहे थे आप? 8 साल से आखिर का 1 मिनट मेरे पास बचा है शलभ मणि। घूम फिर कर बात यही रहेगा, घूम फिर कर यहाँ पर आप सरकार के नुमाइंदे यहाँ पर है, इसके लिए आपसे ये सवाल बनता है कि क्या कोई श्वेत पत्र निकाला जाएगा, व्हाइट पेपर, इस पर कि इस तरीके की कितनी घटनाएं हुई है, और नंबर 2, पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कब होगी? ये 2 सवाल के साथ आपके पास आखिर में। देखिए, पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई की मांग वही लोग कर रहे हैं जो पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं। मैंने आशुतोष जी को भी सुना, पुलिस वाले को बर्खास्त कर दो, बुलडोजर चला दो। आशुतोष जी, आज तक मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के खिलाफ जो बुलडोजर चलता है उस पर तो बड़ी लड़कियों ने भी मांग की हुई है, आपको मालूम है, आपको मैंने बाइट भी सुना। साहिल भाई, मैंने सब सुना। इन्वेस्टिगेशन का पार्ट पुलिस है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। हम आज तक के स्टूडियो में बैठ के इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। अभी बयानों के क्या मायने निकलेंगे और क्या क्या निकलेगा देखते जाइए। यहाँ तो दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। लेकिन मैं तो आशुतोष जी से दंग हूँ। अभी संगत का असर देना है, संगीत रागी जी बुरी संगत में है, अब आशुतोष जी संगत की राय दें तो बड़ी हंसी आती है। दिल्ली में किसकी संगत में चले गए थे और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, उनके साथ क्या हुआ, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो संगत की राय कम से कम हमारे पुराने बॉस आशुतोष जी को नहीं देना चाहिए। रही बात दुखी किस बात पे हुए, देखिए दुखी किस बात पे है कि अतीक अहमद को मार दिया गया। मतलब अगर लॉ एंड ऑर्डर का उदाहरण भी दे रहे हैं तो अतीक अहमद के मारे जाने पर आशुतोष जी दुखी हैं। जरा उन पर भी दुखी हुई आशुतोष जी, जिनकी अतीक अहमद ने हत्याएं की, जिनकी मुख्तार अंसारी ने हत्याएं की, जिनकी दुर्दांत अपराधियों ने हत्याएं की। और हमको मेरा समय खत्म हुआ है, मेरा समय खत्म हुआ है। हत्या नहीं साहिल भाई, हत्या नहीं होनी चाहिए। छांगुर बाबा का मामला, शलभ मणि, चलिए मेरा समय खत्म हुआ है इसके लिए। लेकिन छांगुर बाबा का मामला पिछले 2 हफ्ते से गरमाया हुआ है और हर रोज नई नई चीजें इस मामले में उभर कर सामने आ रही है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार 2018 से लेकर 2025 तक छांगुर बाबा का यह धंधा कैसे चल रहा था? इस गोरख धंधे को रोकने के लिए पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और अब इसके बाद जिन मददगारों पर कार्रवाई किस तरीके से होगी, इसको लेकर हमारा सवाल इसी तरीके से हम पूछते रहेंगे। लेकिन फिलहाल